नमस्कार साथियों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी कक्षा 12 के छात्र भूगोल के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकें। इस तरह का मैटर ने तैयार किया, कोशिश की है। हर संभव कोशिश यही है कि अधिक से अधिक अंक आपको मिले। इस पाठ में से जो प्राथमिक क्रियाएं जो पाठ, इसमें से एक अंक के प्रत्येक एक अंक का होगा और कुल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 2 नंबर के प्रश्न इस पाठ में से आएंगे। तो कौन कौन से प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण बन रहे हैं टोटल हमने यहाँ पे दिए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, तो ज़रूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इसका फ़ायदा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। दूसरा यह है कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से उसको फॉलो करें, हमसे जुड़े टेलीग्राम से, और वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट भी नोट्स का ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन सी क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में यदि अपन देखें तो आखेट यानी शिकार करना, कृषि खेती करना, खनन संग्रहण, मत्स्य पालन और पशुचारण या पशुपालन, ठीक है, ये आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप में मुख्य रूप से शामिल किए जाने वाले प्रमुख पहलू है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। लाल कॉलर की बात आती है तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले सारे श्रमिक है वो लाल कॉलर श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे हार्ड वर्क के होते हैं, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है ना। तो बड़े रिस्की कार्य का ये प्रतिपादन करते हैं, यदि अपन कहें तो ये रेड कॉलर में शामिल किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है आदिम मानव निर्भर था। प्राचीन समय में जो मानव था वो किस पर डिपेंड था? जब उसको नॉलेज नहीं था तो वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होता था। जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करता था और आके शिकार करता था और जानवर को मार करके खाता था, क्योंकि वो सभ्य नहीं था, विज्ञान थी नहीं, इस कारण से। ठीक है ना। तो आदिम मानव निर्भर किस पर था? आखेर और कंदमूल संग्रह पर उसका जीवन पूर्ण रूप से डिपेंड था। अगला प्रश्न है कि भारत में शिकार प्रतिबंध क्यों लगाया? तो इसका महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि यहाँ शिकार करने से, अत्यधिक शिकार करने, शिकार 2 प्रकार से किया जाता था। ये तो आदिम जनजातियाँ क्या करती थी, शिकार करती थी और अपनी आजीविका निर्वाह के लिए, और दूसरा पहले राजा महाराजा जो होते थे अपने शौक के लिए। उसके बाद जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार किया, वन्य जीवों का शिकार किया, तो इससे है उनकी प्रजातियां संकट में आ गई। इसका मतलब आने वाले समय में प्रकृति को बड़ा नुकसान हो सकता है, प्रकृति अनबैलेंस हो सकती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। किस पर? शिकार पर। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से अपन देखें तो 4 वर्गों में बांटा गया। आर्थिक क्रियाओं कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थी क्रियाकलाप। इसमें पहले वाली जो RBC बुक थी उसमें 5 क्रियाकलाप थे, पंचम क्रियाकलाप भी था, हाई लेवल की जो सेवाएं थी, लेकिन उसको चतुर्थ और पंचम जो क्रियाकलाप है लगभग सिमिलर है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें 4 क्रियाकलाप में NCERT नवीन सिलेबस के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भोजन संग्रह विश्व में कहाँ किया जाता है? तो भोजन संग्रह की बात आती है तो ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ लोग आज भी आदिम तरीके से भोजन संग्रह करते हैं? तो एक तो है उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जनजाति रहती है एस्किमो जनजाति निवास करती है और ये आज भी भोजन संग्रह का कार्य करती है और अपनी आजीविका का निर्वहन करती है। दक्षिणी चिली, ठीक है, यहाँ पर भी मुख्य रूप से भोजन संग्रह होता है। और निम्न अक्षांश में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो घने जंगल है, तो वहाँ पे अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भाग है, जहाँ पर आदिम दक्षिण पूर्वी एशिया में पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में रहने वाली आज भी कई जनजातियाँ हैं, इसी तरह का भोजन संग्रह करके अपनी आजीविका का निर्वहन करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, च्युइंगम का चिक्कल किससे बनाया जाता है? च्युइंगम को अपन चबाते हैं तो पीछे एक तरह का रबड़ सा बच जाता है, चिपचिपा पदार्थ जो बचता है उसको चिक्कल कहा जाता है। वो चिक्कल जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनता है। ठीक है ना, जेपोटा के दूध से बनता है।
अगला प्रश्न है, याक, लामा और रेंडियर पाले जाते हैं, कहाँ पाले जाते हैं? तो याक और लामा तिब्बत के अंदर, ठीक है ना, तिब्बत के अंदर उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी जो ठंडा प्रदेश, शीत प्रदेश है, उसमें मुख्य रूप से यहाँ याक और लामा, ठीक है, और याक को पहाड़ी बेल भी कहते हैं। और रेंडियर जो है वो ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर पाले जाते हैं, मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति रेंडियर को है पालती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जलवासी पशुचारण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाते थे लोग, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या था? तो इसका पहला जो प्रमुख कारण है कि एक स्थान विशेष में यदि घास खत्म हो जाती थी, पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं होती थी, तो वो नए प्रदेश में निकल जाते थे। तो इसमें पहला बिंदु जो है वो है, एक तो है उत्तरी अफ्रीका। तो यह उत्तरी अफ्रीका का जो साइबेरिया अपना सहारा का रेगिस्तान है, यहाँ से लेकर के आगे ये अपन पार जाए तो मध्य एशिया तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। और दूसरा है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, टेगा के जस्ट अगले प्रदेश। टुंड्रा में क्या है, ग्रीष्मकाल में कुछ वनस्पतियाँ ग्रोथ करती है और उसके बाद में जैसे शीतकाल आता है तो बर्फ़ की परत छा जाती है, वनस्पतियाँ, घास जो है वो नष्ट हो जाती है, तो ये लोग टेगा की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ पर भी मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जलवासी पशुचारण करते हैं। तो 3 क्षेत्र हो गए जलवासी पशुचारण के। अगला प्रश्न है, गद्दी बकरवाल चरवाहा समुदाय का संबंध किस देश से है? तो गद्दी और बकरवाल ये भारत से है, ठीक है। गद्दी हिमाचल प्रदेश का गद्दी है, भोटिया है, ठीक है ना। ये गुज्जर बकरवाल है तो हिमालय, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में चरवाहा समुदाय है, ठीक है। ये आज भी पशुपालन करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो ऋतु के अनुसार स्थान बदलना। तो ये चरवाहा समुदाय क्या करते हैं, जैसे हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले चरवाहा समुदाय है, वो क्या करते हैं कि जैसे शीतकाल शुरू होता है तो ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है, हिमपात शुरू हो जाता है, तो वहाँ धरातल के ऊपर परत बर्फ़ की जम जाती है। तो ये क्या करते हैं, ऊपरी इलाकों को छोड़ करके निचली घाटियों में आ जाते हैं, घाटियों में अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही ग्रीष्मकाल पुनः शुरू होता है तो ग्रीष्मकाल शुरू होते ही ऊपर की बर्फ़ पिघल जाती है और वहाँ नई घास ग्रोथ करती है, और वहाँ घास के जो क्षेत्र उनको बुग्याल कहते हैं, वहाँ पे अपने पशुओं को पुनः ले जाते हैं ग्रीष्मकाल में, ठीक है ना। इस प्रकार से शीतकाल में घाटियों में और ग्रीष्मकाल में घाटियों से ऊपरी इलाकों में पुनः जाना, ये ऋतु प्रवास कहलाता है, ठीक है। जो ये चरवाहा समुदायों का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है 12वां, देखिए अपन, वाणिज्य पशुधन पालन प्रभावित है। तो वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ किया जाता है? तो मुख्य रूप से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। तो पश्चिमी संस्कृति मतलब कहाँ हो गया, यूरोपीय देशों में। कहाँ किया जाता है, यूरोपीय देशों में, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ से शुरू आता है ये, और आज वाणिज्य पशुधन पालन है विश्व के सभी कोनों में फैल भी चुका है। जैसे कि अपन देखें कि यह व्यवसाय जो है ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, और यूरोप के विभिन्न देशों में काफ़ी फैलावा, जैसे डेनमार्क वगैरह है, खूब है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि के प्रमुख प्रकार। निर्वाह, जीवन निर्वाह कृषि, तो इसके 2 प्रकार है प्रमुख। एक का नाम है आदिम निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में तो मुख्य रूप से जिसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, ठीक है। और स्थानांतरित खेती में आदिम जनजातियां प्रारंभिक समय में जंगलों में निवास करती थी, कंदमूल फल इकट्ठा करती थी, इसके साथ खेती भी करती थी। खेती करने के लिए जंगल को काट करके एक खेत तैयार करती थी, उस 3 से 4 वर्ष तक उसमें खेती करते थे, एक ही फसल बोते थे, जिसके कारण उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था, तो उसको छोड़कर नए प्रदेश में नया खेत तैयार करते थे, ठीक है ना। एक दूसरा है गहन निर्वाह कृषि है, तो ये थोड़ी सी इससे निर्वाह की कृषि, थोड़ी सी उच्च क्वालिटी की कृषि इसको कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। और इसमें खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें बो करके और कृषि की जाती है। 2 प्रकार है, आदिमकालीन निर्वाह, गहन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है? तो आदिम प्रकार की कृषि एक, और वही आदिम जनजातियों द्वारा जंगलों को काट करके साफ करके खेत बना करके की जाने वाले कृषि। जैसे ही खेत तैयार करते हैं और उसमें बीज डाल देते हैं, वर्षा होती है तो वो बीज ग्रोथ कर जाते हैं, फसल तैयार हो जाती है, काट लेते हैं, अगले साल वही प्रक्रिया। तो सिर्फ खाद्यान्न बोते हैं, इनका उद्देश्य है खाद्यान्न प्राप्त करना। 3 से 4 वर्ष तक एक ही फसल बोने से मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो मिट्टी में उत्पादकता गिर जाती है, तो वो नए प्रदेश में चले जाते हैं, वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इस तरह की खेती जो है वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, ठीक है। पूर्वी पहाड़ियाँ जो है भारत का पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, वहाँ जमीन कहते हैं इसको,
राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी इलाका, दक्षिणी इलाका है, वहाँ पे वालरा करते हैं इसको, ठीक है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के आसपास में नेवड़ बेवड़ कहते हैं, कतंदन इसी को कहते हैं, श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं, तो मिल्पा है, दीपा है, सब इसी के नाम है, ठीक है ना। तो ये स्थानांतरित कृषि है। अगला प्रश्न है गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार है। तो गहन निर्वाह कृषि में गहन निर्वाह कृषि जो है वो 2 प्रकार की है। तो चावल प्रधान निर्वाह कृषि, एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल रहित की जगह एक ये भी आता है गेहूँ प्रधान। तो जहाँ पे गेहूँ प्रधान, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ तो चावल प्रधान कृषि होती है, और जहाँ 50 से या 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है वहाँ पे गेहूँ प्रधान या चावल विहीन कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न, रोपण कृषि रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो रोपण कृषि के अंदर यदि अपन देखें तो इसमें यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, कृषि की जाती है। तो इसमें चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, गन्ना, कोको, रबड़, कपास, केला, अनानास आदि फसलें, यानी इसमें वो फसलें हैं जिनको एक बार रोप दिया जाता है तो 2 से 3 या 5 वर्षों तक उससे प्रोडक्ट प्राप्त होता रहता है, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी फसलें रोपण कृषि में शामिल होती है। अगला प्रश्न जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, रोपण कृषि के बारे में भी प्रश्न बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। फेजेंडा, ये बार बार पूछते ही है, फेजेंडा क्या है। तो फेजेंडा ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है। कॉफ़ी के बागान है उनको ब्राज़ील के अंदर क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। अगला है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में किस फसल की प्रधानता होती है। तो वाणिज्य अनाज कृषि जो प्रारंभ हुआ था इसमें गेहूं की प्रधानता थी। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क भागों में ये की गई थी। सबसे पहले यूरोप में इस खेती का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद में अमेरिका की ओर ये खेती काफ़ी बड़ी थी और इसमें गेहूं अधिक से अधिक बोया गया था। स्टेपीज क्या है, अगला प्रश्न, स्टेपीज क्या है। तो देखिए स्टेपीज, प्रेरीज, सवाना, वेल्डस ये घास के मैदान है ना। तो स्टेपीज यूरेशिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उनको स्टेपीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको प्रेरीज कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। दक्षिणी अमेरिका में उनको पंपाज कहा जाता है, ठीक है ना। तो अफ्रीका में इनको वेल्डस कहते हैं, तो ये घास के मैदान है। न्यूजीलैंड में इनको कैंटरबरी कहते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान। स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाने वाला घास का मैदान है। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है, तो प्रेरीज की अपन चर्चा कर ली, उत्तरी अमेरिका में घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण। मिश्रित कृषि, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिश्रित कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती होगी, नहीं। मिश्रित कृषि का मतलब है कृषि के साथ साथ में पशुपालन करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कृषि के साथ साथ में पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय कृषि में कौन सी फसलें बोई जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि, तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु जो है, तो इस तरह की जलवायु जहाँ जहाँ पाई जाती है वहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो ये 4 क्षेत्रों में भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागर के आसपास में एक दक्षिणी मध्यवर्ती चिली, एक कैलिफोर्निया, ठीक है ना, और एक है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु जो है उस तरह की जलवायु में मुख्य रूप से खट्टे फल बोए जाते हैं, और खट्टे फलों की खेती में अंगूर, संतरे, अंजीर, जैतून आदि की जाती है। मुख्य रूप से अंगूरों की खेती होती है, और अंगूरों से यहाँ पे क्या बनाते हैं, इसको सुखा करके जैसे अपन किशमिश बोलते हैं वो तैयार की जाती है ना, और इससे शराब भी तैयार की जाती है। एक मुनक्का जिसको बोलते हैं वो भी तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ कहाँ की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि की बात आते हैं तो भूमध्य सागर जलवायु जहाँ जहाँ पाई जाती है, तो अपन ने बात की है भूमध्य सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें मध्यवर्ती चिली में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से ये की जाती है। अगला प्रश्न है कोल खोज क्या है। जब कोल खोज की बात आती है तो यह सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का एक प्रकार है, यानी सोवियत संघ रूस जो है वहाँ पे किस कृषि को प्रभावी करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी किसानों ने मिलकर के सभी खेतों को मिला करके एक बड़ा फार्म
तैयार किया और उसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ताकि उसमें तकनीकी यूज की जा सके, सब ने मिल करके कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो ऐसे जो बड़े खेत सामूहिक कृषि के लिए तैयार किए गए थे, ये जो कृषि प्रणाली थी उसको कोल खोज कहा गया था। ठीक है ना, कोल खोज कहा गया था। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? सहकारी शब्द भी सहकारी है। तो जब वे किसान जो मिल करके 2-4 किसान या 5 से 10 किसान मिल करके एक समूह बनाते हैं, समूह बना करके अपनी एक संस्था बनाते हैं, सहकारी संस्था, और फिर उस संस्था के माध्यम से जब वो कृषि कार्य करते हैं तो उस तरह की कृषि जो है वो सहकारी कृषि कहलाती है। ठीक है ना, तो समूह बना करके की जाने वाली खेती सहकारी कृषि का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार कन्फ्यूज होते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या हो सकता है? तो ट्रक फार्मिंग का तात्पर्य है कि नगरीय क्षेत्रों के पास वाले क्षेत्रों में फल सब्जियां उगाई जाती है, क्योंकि डिमांड नगरों में ज़्यादा रहती है, तो वहाँ से उपनगरीय क्षेत्रों से फल सब्जियों को ट्रकों में लाद कर नगरों तक पहुँचाने का कार्य जो है वो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगला प्रश्न है खनन किसे कहते हैं? तो खनन जो है वो ज़मीन से खनिजों को खोदकर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। सिंपल बात है। इसमें जैसे एक तो है उत्खनन, ऊपरी भाग में यदि ऊपरी परत मिट्टी के हटा करके यदि अपन कुछ निकालते हैं तो उत्खनन हो जाता है। थोड़ा गहराई में है, खोद के निकालते हैं, आखनन हो जाता है। काफ़ी गहराई में जैसे कि अपन कोयला निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो वो कूप की खनन के माध्यम से निकालते हैं। 3 प्रकार इसके खनन के हैं। अगला प्रश्न है फूलों की कृषि। तो फूलों की कृषि तो पुष्पोत्पादन हो गया, सिंपल सी बात है। और सहकारी कृषि का सफल परीक्षण सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सहकारी कृषि की बात आती है तो सबसे पहले सोवियत संघ रूस में इसका प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्रयोग इसका सोवियत संघ में हुआ था। इस प्रकार से इस पाठ से 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुतरात्मक होगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आने, छोटे छोटे क्वेश्चन आने, सारे अपन ने बना करके और लगभग आपके सामने पेश कर दिए हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन्हीं में से जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा, वो बिल्कुल आपको आएगा। तो ज़रूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले वाले पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है एक प्रश्न के अंदर। वो प्रश्न था कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब दिया था? तो उसमें भूल से वो 1978 हो गया था, और बल्कि माल्थस का जो सिद्धांत है वो है 1798 ईस्वी में। तो थोड़ा सा भूल सुधार है एक प्रकार की। यानी माल्थस ने जो अपना सिद्धांत दिया था जनसंख्या पर दिया था, और वो दिया था 1798 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा भूल सुधार है इससे पहले वाले टॉपिक में, तो उसको आप ज़रूर क्लियर कर लें। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहाँ से आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से भूगोल की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, तो ज़रूर इसका लाभ लें। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।